गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ इलास्टिसिटी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी क्या होती है। बेसिकली इलास्टिसिटी किसी भी सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इलास्टिसिटी क्या होता है, इफ़ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स it is said to be elastic body and this property is called elasticity. ओके सो अगर किसी भी बॉडी जो है, कोई भी बॉडी अपने ओरिजिनल साइज और शेप को क्या कर ले, रीगेन कर ले, दोबारा से अपने ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाए डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद, तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, या इस बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। ओके so for example, if you stretch a rubber band and release it snaps back to its original length। so अगर किसी रबड़ को हम खींच के छोड़ दें तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो अपनी दोबारा से ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगी। इस इलास्टिसिटी को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि मैंने जो है कोई स्प्रिंग लिया है और इस स्प्रिंग से मैं क्या करता हूँ कि इस पे एक मास को जो है, इस स्प्रिंग पे एक मास को मैं सस्पेंड कर देता हूँ। ओके सो ये मेरा मास ये हो गया मास m। सो ये मास जो है ये अर्थ की डायरेक्शन में क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा mg। ओके सो क्या करते हैं हम कि स्प्रिंग के इस सेकंड पोर्शन को एक रिजिड सरफेस से कनेक्ट कर देते हैं। तो रिजिड सरफेस से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि जब हम इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स mg अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो हमने फोर्स अप्लाई किया, या बोल सकते हैं कि वो फोर्स जिसको अप्लाई करने के बाद बॉडी की डायमेंशन में चेंज हुआ, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके द फोर्स विच चेंजेस द डायमेंशन of the body okay is called deforming force। so अब अगर हमें क्या करना हो, बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना हो, तो जितना हमने फोर्स F इक्वल टू mg लगाया है, या अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से जो फोर्स लगा है, सेम फोर्स ये जो आपका रिजिड सरफेस है ये भी लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में F इक्वल टू mg। ओके सो इस कंडीशन में अब हम क्या करें, इस मास को जो है हम सेकंड कंडीशन में रिमूव कर दें अगर। ओके फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया कि मास को सस्पेंड किया है किसी स्प्रिंग से, तो अगर हम मास को स्प्रिंग से सस्पेंड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो स्प्रिंग है ये क्या थी, ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ थी जब हमने इस पर मास को सस्पेंड नहीं किया था। अब जब मास को सस्पेंड करेंगे तो एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स क्या करेगा, इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा। ओके तो इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज होने का मतलब ये है कि बॉडी जो है अपने ओरिजिनल से साइज से क्या हुई, डिफॉर्म हुई। डिफॉर्म होने के बाद जो है इसमें आप बोल सकते हो कि डेल्टा एल लेंथ का चेंज आया। ओके नेक्स्ट अगर हम इस मास को फिर से रिमूव कर दें तो फिर से रिमूव करने के बाद क्या होगा कि जो बॉडी है वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ओके सो अगर बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। ओके और अगर वो बॉडी अपना जो है पूरा ओरिजिनल साइज और शेप जो उसका बिफोर अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स था, डिफॉर्मिंग फोर्स या मास को सस्पेंड करने से पहले जो फोर्स था, अगर वो फोर्स हमारा रिमूव हो जाता है और बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ गई, मतलब जो लेंथ इसकी पहले थी वही लेंथ हमें बाद में अगर मिल जाती है, तो हम बोलेंगे कि जो बॉडी है वो कैसी होगी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होगी। ओके सो बॉडी कैसी होगी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होगी। अब एक सेकंड केस हम एज्यूम करते हैं। सेकंड केस में एज्यूम करिए कि एक सेम स्प्रिंग को हम क्या करते हैं कि एक हैवी मास के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके सो जब हम हैवी मास के साथ इसको कनेक्ट करेंगे
तो इसका मतलब क्या है कि हम डिफॉर्मिंग फोर्स को, जो ये हमारा फोर्स लग रहा था, इसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, सो जब डिफॉर्मिंग फोर्स को आप इंक्रीज करते हो तो इस कंडीशन में कई बार बॉडी की जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि जो बॉडी, अगर हम बाद में उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव भी कर दें तो उस कंडीशन में बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल साइज और शेप में नहीं आ पाती है। ओके, सो अगर हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो जो कि एक हैवी मास था, और इस हैवी मास की वजह से जो हमारा फोर्स लग रहा था वो mg था, तो ये स्प्रिंग जो है वो थोड़ी सी डिफॉर्म होगी, या बोल सकते हैं कि बॉडी जो है थोड़ी सी क्या होगी, डिफॉर्म होगी। और बॉडी डिफॉर्म हो रही है और बाद में हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो बॉडी है वो अपने ओरिजिनल साइज और शेप में नहीं आ पाती है। ओके, सो बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल साइज और शेप में नहीं आई, इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो कैसा बिहेवियर शो कर रही है, नॉन इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है। ओके, सो बॉडी का बिहेवियर कैसा होगा, नॉन इलास्टिक बिहेवियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे बैलून का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बैलून पे अगर हम फोर्स लगाएं तो फोर्स अगर हम लगाते हैं उसके चारों तरफ, तो उस कंडीशन में या तो कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा। ओके, सो अगर कंप्रेशन होता है, उसको कंप्रेस करने के बाद हम रिलीज कर देते हैं, तो उस कंडीशन में अगर बैलून जो है, दोबारा से एज्यूम करते हैं कि ये मेरे पास एक बैलून था, ये मेरे पास एक बैलून है और इस बैलून पे मैंने जो है फोर्स अप्लाई किया है इसके सरफेस से। तो इस पे फोर्स अप्लाई करने के बाद एज्यूम करते हैं कि इसमें एक कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन होने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ। ओके, और जैसे ही इस फोर्स को हम रिमूव करते हैं, अगर ये बैलून फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो बिहेवियर है वो कैसा बिहेवियर है, इलास्टिक बिहेवियर है, और बॉडी कैसी होगी, इलास्टिक बॉडी होगी। ओके, सो चलिए आते हैं हम फिर से अपनी डेफिनेशन पे। व्हाट इज इलास्टिसिटी? तो इलास्टिसिटी क्या है, इफ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल size and shape after the removal of deforming force, it is said to be elastic body and this property is called elasticity. इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल को समझ सकते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं वर्टिकली, ये हमारी स्प्रिंग है, जो कि ये रेड डॉट से जो मैंने बनाई है, इसको आप बॉल समझ सकते हैं। तो इससे ये स्प्रिंग हमारी कनेक्टेड है। इस पे हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं, एज्यूम करें आप कि मैं इस पे जो है फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो दो कंडीशन हो सकती हैं। पहला तो या तो इसमें एक्सपेंशन हो, या हो सकता है कि इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो। ओके, एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, या इसकी शेप चेंज हो रही है, तीनों ही केस में क्या होगा कि जो स्प्रिंग्स इसके साथ कनेक्टेड हैं, ये जो स्प्रिंग्स कनेक्टेड हैं इन सॉलिड्स के साथ, ये क्या करेंगी, एक रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेंगी। ओके, सो रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये है वो रिक्वायर्ड फोर्स जो बॉडी को फिर से इसकी ओरिजिनल शेप में ले आए। ओके, सो वो रिक्वायर्ड फोर्स जो फिर से क्या करे, बॉडी को उसकी ओरिजिनल शेप में ले आए, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब जो उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसकी शेप को चेंज कर रहा है, वो होगा हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स। और जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो फोर्स लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या होगा, हमारा रेस्टोरिंग फोर्स। ओके, सो जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा, या हो सकता है कि इसके शेप में थोड़ा सा चेंज हो, तीनों ही कंडीशन में एक रेस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग के अंदर क्रिएट होगा, और ये रेस्टोरिंग फोर्स फिर से इसको जो है इसकी ओरिजिनल शेप में लेके आएगा। ओके, सो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इफ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली and immediately after the removal of deforming force, it is said to be perfectly elastic body. So ऐसी बॉडी
जो क्या करे, अपने ओरिजिनल साइज और शेप को कम्प्लीटली रीगेन कर ले, मतलब उसमें कोई भी चेंज ना हो इसके ओरिजिनल साइज और शेप में। कब? जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें, तो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेस। ओके, सो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस जो है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द रेस्टोरिंग और रिकवरिंग फोर्स सेट अप इनसाइड द बॉडी एंड मेजर्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, सो यहाँ पर आप दो तरह के डायग्राम देख सकते हो। फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, इसमें एक क्यूबिकल बॉक्स आपको दिख रहा है। इस क्यूबिकल बॉक्सेस पे मैंने जो रेड लाइंस बनाई हैं, ये हमारे बॉक्स के अपर सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, सो आप बोल सकते हो कि स्ट्रेस जो है वो दो टाइप से लगता है, या दो टाइप का स्ट्रेस होता है। पहला तो ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फोर्स है वो क्या है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। सेकंड जो फोर्स है वो क्या हो? इस सरफेस के, बोल सकते हैं आपकी, पैरेलल हो। ओके, सो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? सरफेस के पैरेलल है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। तो इनिशियली यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है कि इस बॉडी को कंप्रेस करने का काम कर रहा है। ओके, सो ये क्या करेगा? बॉडी को कंप्रेस करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये बॉडी में कंप्रेशन हो रहा है, तो ये बॉडी का जो साइज है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ओके, सो इस बॉडी का जो साइज है वो इसके ओरिजिनल साइज से आप बोल सकते हैं थोड़ा सा जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो अगर इसका साइज जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके बाद जो साइज है वो हमें कुछ इस तरह से मिलता है आफ्टर कंप्रेशन। ओके, सो अगर आफ्टर कंप्रेशन इसका साइज जो है, हमें साइज के फॉर्म में हमें कुछ इस तरह की जो है बॉडी मिल जाती है, ये वाली बॉडी अगर हमें मिल जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके साइज में क्या हुआ? इसकी लेंथ जो है वो पहले से डिक्रीज़ हो गई। ओके, सो आप देख सकते हो कि इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो क्या थी? एल, और फोर्स लगाने के बाद इसकी लेंथ में क्या हुआ? डेल्टा एल का डिक्रीमेंट हुआ। ओके, सो इस फोर्स ने क्या किया? इसके डायमेंशन को चेंज कर दिया, या बोल सकते हैं कि इस बॉडी को कंप्रेस कर दिया। अब बेसिकली क्या हुआ कि अगर हम समझते हैं, किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो आप जान सकते हैं कि हर एक बॉडी के जो एटम्स हैं वो एक रेगुलर वे में अरेंज होते हैं। ओके, सो ये एक रेगुलर पैटर्न होगा किसी भी एटम्स का जिनकी अरेंजमेंट होगी। अब जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने तो फोर्स केवल अपर लेयर पर अप्लाई किया है। ये अपर लेयर क्या करेगी? अपने से बिलो वाली लेयर्स पर एक फोर्स अप्लाई करेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोजर आएंगे, और उसमें क्या होगा? एक कंप्रेशन होगा। ओके, सो अब इस कंडीशन में जब कंप्रेशन हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि इसकी लेंथ जो है वो पहले से क्या हुई? डिक्रीज हुई, और डेल्टा एल का इसमें क्या हुआ? डिक्रीमेंट हुआ। ओके, सो डेल्टा एल का डिक्रीमेंट हुआ, और इस कंडीशन में स्ट्रेस लगाने के बाद जो है, जो हमारे पास स्ट्रेस आया, उसकी वजह से इस बॉडी के अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। ये रेस्टोरिंग फोर्स आपको क्या करेगा? जैसे ही हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे, फिर से बॉडी को ओरिजिनल शेप में लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वो इक्वल होता है किसके? रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, किसके इक्वल? रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर वो एरिया हो गया जो आपको दिख रहा है, EFGH। ओके, सो यहाँ पर EFGH जो लेयर है हमारी, ये क्या हो जाएगी? इस क्यूब के लिए इसका क्रॉस सेक्शनल
एरिया हो जाएगी। ओके, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो जो इसका डायमेंशन होगा, या डायमेंशनल फॉर्मूला से पहले SI यूनिट की बात करते हैं, तो वो क्या होगा, फोर्स के लिए SI यूनिट होती है न्यूटन और एरिया के लिए होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और एरिया के लिए डायमेंशन होता है M2, तो सॉरी L2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिला ML-1T-2। तो स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमें क्या मिला, ML-1T-2। ओके, अब स्ट्रेस जो है वो दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है दो टाइप का होता है, पहला जो है टेंजेंटियल स्ट्रेस और दूसरा जो है वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस, और आप इसको बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसको हम बोल सकते हैं कि फिगर ए में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर फोर्स आपका सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो हम उसको बोल सकते हैं कि जो हमारा फोर्स होगा वो कैसा होगा, टेंसाइल। वो फोर्स जो है वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स होगा, और जो स्ट्रेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंजेंटियल स्ट्रेस को समझने के लिए हम यहाँ पर फिगर ए का यूज़ कर सकते हैं। फिगर ए में हमें गिवन है कि जो फोर्स हमारा लग रहा है वो इस सरफेस एरिया के पैरेलल डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस कंडीशन में जो डिफॉर्मेशन होगा वो आपको कुछ इस तरह से विजिबल होगा। यहाँ पर जो बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरह से डिफॉर्मेशन होगा, जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस लग रहा है वो हमारा किस पे लग रहा है, इस एक बोल सकते हैं कि एक लेयर के थ्रू जो है आपका पूरी बॉडी पर। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा फोर्स कैसा होगा, टेंजेंटियल फोर्स होगा। तो स्ट्रेस जो है वो कैसा होगा, टेंजेंटियल स्ट्रेस होगा। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन। ओके, सो अब तक हमने स्टडी किया है स्ट्रेस को, अब हमें स्टडी करना है स्ट्रेन को। तो स्ट्रेन क्या होता है, द रिलेटिव चेंज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो किसी भी बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके डायमेंशन में कुछ चेंज होता है। ओके, सो इसके डायमेंशन का जो चेंज प्रोड्यूस हुआ है, ओके, इस चेंज को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो है वो इक्वल होता है किसके, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। सो अगर देखते हैं हम इस सिलेंडर को, तो अगर इस सिलेंडर पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हम F लगाते हैं तो इसकी लेंथ में डेल्टा L का क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। ओके, और इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, L। तो यहाँ पर अगर हमें स्ट्रेन निकालना होगा तो स्ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा L डिवाइड बाई L, और इसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। ओके, क्या बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेन। नेक्स्ट अगर इस डायग्राम को हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर था, स्फीयर के चारों साइड हमने फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने के बाद जो है वो बॉडी क्या हुई, थोड़ा सा डिफॉर्म हुई, और उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसको मैंने डॉटेड ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो अब इसका वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। लेकिन जैसे ही अब कितना इसमें डिक्रीमेंट हुआ, इसको हम लिख सकते हैं, अगर जो हमारा अपर सरफेस है इसके अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम v था, तो इस डिफॉर्म
बॉडी का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, V माइनस डेल्टा V होगा। तो आप बोल सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल होगा किसके, डेल्टा V बाई V के। ओके। जो थर्ड टाइप हम देख सकते हैं, थर्ड टाइप हमें गिवन है फिक्स्ड शियरिंग स्ट्रेन। फिक्स्ड शियरिंग स्ट्रेन का मतलब ये है कि अगर कोई हमें रेक्टेंगल दिया है ABCD, या कोई भी बॉडी हमें गिवन है जिसके अपर सरफेस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो अपर सरफेस उसकी क्या होती है, फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करती है, लेकिन लोअर सरफेस जो है वो फ्रिक्शन की वजह से आगे मूव नहीं कर पाती है। तो आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में अगर हम ए पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं तो जो ए पॉइंट है वो ए से ए डैश तक क्या करता है, मूव करता है, और बी जो है वो बी डैश तक मूव करता है। यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, शियरिंग स्ट्रेन। अगर बॉडी में जो है उसके पोजीशन में कुछ इस तरह का चेंज हो कि अपर सरफेस की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो लेकिन लोअर सरफेस जो है वो हमारी फिक्स रहे, तो लोअर सरफेस और अपर सरफेस के बीच में एक एंगल बनता है फाई, जिसकी हेल्प से हम किसको कैलकुलेट करते हैं, शियरिंग स्ट्रेन को कैलकुलेट करते हैं। सो स्ट्रेन जो है वो आपकी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा एल और एल दोनों की जो यूनिट होगी वो सेम होगी, तो इसकी कोई भी फिजिकल यूनिट नहीं होगी। और क्योंकि दोनों की डायमेंशन भी सेम है तो ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेन आपकी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके। तो चलिए बात करते हैं कि फिक्स्ड शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है। फिक्स्ड शियरिंग स्ट्रेन को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। इसमें ABCD हमें एक रेक्टेंगल गिवन है और इस पे ए पर हम क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ए जो है वो ए डैश तक मूव करता है और बी पॉइंट बी डैश तक मूव करता है। तो अब इस कंडीशन में हमारा सरफेस जो है वो क्या हो गया, या हमारा रेक्टेंगल जो है वो क्या हो गया, ए डैश बी डैश सी और डी। ओके, ए डैश बी डैश सी और डी। तो शेयर एक्चुअल में है क्या, इफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। तो अगर हमने फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स क्या करे, उसकी पोजीशन में उसकी शेप में चेंज करे, तो उस स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं। ओके। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा ओरिजिनल जो डायमेंशन था AD और जो चेंज हुआ है उसको कैलकुलेट करते हैं हम एंगल फाई की हेल्प से। तो इस कंडीशन में दोनों और जो एंगल होगा वो क्या होगा, फाई, क्योंकि दोनों पर फोर्स जो हमारा सेम है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं tan फाई की हेल्प से। tan फाई हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम इसको लिख सकते हैं A डैश डिवाइडेड बाई AD, और इसको लिखा जा सकता है B डैश डिवाइडेड बाई BC। ओके। सो यहाँ पर AD और BC को दोनों को इक्वल आप ले सकते हैं, और क्योंकि फोर्स आपका A पॉइंट पे लग रहा है तो जितना A पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही B पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप बोल सकते हैं कि A डैश इक्वल होगा किसके, B डैश के। आई होप स्टूडेंट्स कि जो भी टॉपिक आज आपका हुआ है, लाइक आपका इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, जो भी टॉपिक आपका हुआ है वो सब आपको वेल क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।